और दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस वर्ष के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज 22। 21 तक पार्ट 1 में देख लिए थे हमने। 22 हमारा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख लेंगे दर्पण कौन सा है ना। दर्पण कौन सा है, तो दर्पण हमारा यहाँ दिया गया है समतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। आपको पता है कि जब दर्पण वस्तु से दर्पण की दूरी, ठीक है, कितनी 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। समतल दर्पण में आप जितनी दूरी पर खड़े हैं, बताया था कि उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हमारा समतल दर्पण है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 23। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जवाब देंगे। 23 का समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है। 24 देखेंगे, किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। आपको संबंध लिखाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध क्या होता है। ऑप्शन ए एफ इक्वल टू आर होता है, या एफ इक्वल टू आर प्लस 2 होता है, या ऑप्शन सी एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, एफ इक्वल टू 2r होता है। अब मैंने आपको बताया था, इस तरह से आपको बनवाया था कि हमारा जो आर जैसे यहाँ पर है तो फोकस कहाँ पर होता है, ये होगा, है ना। तो यानी इतने बीच में हमारे कितने एफ आ जाएंगे, एक एफ यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका आधा होता है ना फोकस दूरी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, यानी कि एफ इक्वल टू r/2 होगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2f बराबर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है। 2f बराबर r, यानी कि r से दोगुना f होना चाहिए। नेक्स्ट 25। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, है ना, आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस व तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर, डी वक्रता केंद्र के पीछे। तो ये सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और आवर्तित बन रहा है। तो आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है ना, अवतल दर्पण में बनता है। ठीक, लेकिन कब बनता है, तो इसकी कंडीशन से क्या होती है कि जब वस्तु कहाँ, जो हमारा ध्रुव होता है और फोकस होता है उसके बीच रखी होती है, तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका ए, ध्रुव व फोकस के बीच। 26 देखेंगे, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, तो अंडरलाइन कर लें इसको, सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। अब सदैव वस्तु से छोटा किस में बनता है, क्या समतल दर्पण में बनता है, इसमें तो समान बनता है। क्या उत्तल दर्पण में बनता है, क्या अवतल दर्पण में बनता है, या किसी में भी नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, किसी में ना बने समतल दर्पण में बनता नहीं, ये गलत हो जाएगा। और अवतल दर्पण में सदैव नहीं बनता है क्योंकि इसमें बड़ा बनता है, ऊपर ही देखें आप, आवर्धित बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा, बी,
उत्तल दर्पण, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर में। और जो गाड़ियों के साइड मिरर में पीछे वाले वाहन को जब हम देखते हैं कितना बड़ा वाहन होता है और वो हमें कैसा छोटा नज़र आता है, इसका मतलब कैसा सदैव बस से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, और सीधा भी दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने बनेगा, सी अनंत पर बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आप जवाब देंगे, क्या सही हो जाएगा? देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है ना, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु वस्तु भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो जितनी वस्तु होगी है ना, या जितनी फोकस दूरी होगी उसका कैसा बनेगा, हाफ बनता है। और कितना, दर्पण के जो पीछे बनेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर और दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। 28 देखेंगे। निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। खूब अच्छी तरह से बताया था आपको कि प्रकाश की चाल ठीक किसमें न्यूनतम होगी और किसमें अधिकतम होगी। विरल माध्यम, सघन माध्यम अच्छी तरह से बताए थे, याद आ रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए हीरा में, बी जल में, सी कांच में, डी केरोसिन में। तो अब इसमें से आप बताएंगे सघन माध्यम कौन सा है। जो सघन माध्यम होगा उसी में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा में, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 29। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। अब वायु के सापेक्ष यानी किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वो आपको बताना है। अब इसमें आप कन्फ्यूजन पड़वाएंगे कि सर जी वायु के माध्यम जल में भी होता है, कांच में भी होता है, तारपन में भी होता है और हीरा में भी होता है, कि सर जी इसमें तो सभी में ही वायु से के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक सभी में होता है। तो हम कौन सा आंसर लगाएं? ये देखो पूछा भी गया है, 2022 में पूछा गया है और इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो हीरा का होगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? अब दृष्टि क्षेत्र पूछा गया है, किसका अधिक होता है, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस। तो सबसे दृष्टि क्षेत्र यानी कि कितनी दूरी तक जो हमें अधिक दूरी तक जिसमें दिखाई दे जाए वो उसी को ही हम दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। तो वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। आप देखेंगे साइड मिरर में बहुत दूरी तक के वाहन दिखाई दे जाते हैं, तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट 31, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आपको मैंने कई बार बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल आप याद रखें, वायु में प्रकाश की चाल याद रखें, जल में प्रकाश की चाल याद रखें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश यानी कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाए तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा। कब होगा बताएं आप? क्या सघन से विरल में जाए, क्या विरल से सघन में जाए, क्या सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह दिशा में जाए, क्या दोनों माध्यम में एक ही होता है। तो आप 32 का आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो कैसे अविलंब से दूर हो जाती है, यानी कि अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है ना, तो अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 33। प्रकाश की चाल
माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है B1, ठीक है, 1 के लिए है, और माध्यम 2 B2 है, ठीक, B2 हो तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष होगा। तो क्या हो जाएगा आप बताएंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा या डी सही हो जाएगा। तो हमेशा माध्यम 1 के अपॉन में क्या करते हैं, माध्यम 2 को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 34 वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः। अब क्रमशः का मतलब फिर आपको बताते हैं, ये जल दिया गया है, जल के लिए कौन सा है 4/3 और कांच के लिए क्या हो जाएगा 3/2। तो जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/4 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष किसके सापेक्ष पूछा गया, ये ध्यान रखें, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से बताएंगे। यहाँ पे जरूर याद ध्यान दें कि किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, यहाँ पे जल के सापेक्ष पूछा गया है, ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पे क्या माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष यहाँ पूछा गया था, तो हमारा क्या B1/B2 हो गया था। तो यहाँ पर हमारा ये जल के सापेक्ष पूछा गया है, कांच का अपवर्तनांक तो 3/2 और डिवाइड हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 34 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 35, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी ये पूछ रहे हैं, क्या f पर होगी, क्या 2f पर होगी, या अनंत पर होगी, या 2f व अनंत के बीच में होगी। देखिए जब एक वस्तु है उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 36, किसी वस्तु का आभासी, ठीक है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। यानी कि किसी वस्तु का अगर हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो हम उत्तल लेंस के किस पॉइंट पर रखेंगे, क्या लेंस के मुख्य अक्ष पर रखेंगे, या फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद रखना होगा कि वस्तु हम कहाँ पर रखते हैं तो हमें किस साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष पर रखेंगे, नहीं रखेंगे, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर नहीं रखेंगे, और अनंत पर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें बड़ा प्राप्त करना है तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, तभी हमें बड़ा प्राप्त होगा या आवर्धित प्राप्त होगा, ठीक है। तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 देखेंगे, एक लेंस की क्षमता -2.5D है, लेंस की फोकस दूरी प्रकृति है, यह आप बताएंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 40 सेंटीमीटर अवतल, ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर उत्तल, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अवतल, ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर उत्तल। तो इसका आप आंसर देंगे क्या सही हो जाएगा। अब फार्मूला पता होगा तो आप लगा देंगे ना कि जो क्षमता होती है, क्षमता क्या होती है ना, P बराबर होता है, P बराबर क्या दिया गया है -2.5 दिया गया है, ठीक है, 5D, D फॉर डायोप्टर है ना। और इसमें मैं क्या फोकस दूरी पूछी गई है, तो फोकस दूरी हमारी क्या होती है F = 1/P/100। अब हम क्या P की जगह पर रख देंगे 1/-25 × 100, ठीक है, सॉरी 2.5 है, 2.5 जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे माइनस के 25 हो जाएंगे, इंटू कितना हो जाएगा 100। अब 25 से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा
4 टाइम जाएगा और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 10 तो माइनस का आपका आ जाएगा। और जब माइनस में दूरी आएगी तो हमारा किस में होगा, अवतल लेंस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में तो माइनस में होती नहीं है। ठीक है, और 40 सेंटीमीटर हमारा अवतल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 38 देखेंगे, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो क्या इकाई होती लेंस की क्षमता की, मीटर होती है, बी मीटर मीटर -1, या फिर सी मीटर पर सेकेंड होती है, इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे सर किसी लेंस की क्षमता तो आपने बताई थी कि उसकी होती क्या, डायोप्टर होती है। ठीक है, डायोप्टर तो होती है, लेकिन एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर पे पावर -1। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 39 का। 39 का देखेंगे कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे वस्तुओं को देखने में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, या साधारण कैमरों में। तो अवतल लेंस का प्रयोग आपको लिखवाए हैं, आप अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 40 का देखेंगे, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु के बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, बिंदु लेंस होगा। मैंने कई बार बताया है कि प्रकाश की किरण आती है और किससे सीधी सीधी निकल जाती है ना, किससे सीधी सीधी निकल जाती है, यानी विचलन नहीं होता है। जब सीधी सीधी निकल जाएगी तो विचलन होगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए फोकस, बी वक्रता, सी प्रकाशिक केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे 41 क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, कब बन सकता है, जब उत्तल लेंस द्वारा बनेगा, या अवतल लेंस द्वारा बनेगा, या अवतल दर्पण द्वारा बनेगा, या ए और सी दोनों। देखिए, आपको पता है कि आवर्धित मतलब क्या, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बड़ा किस में बनता है ना, किस में बनता है, उत्तल दर्पण में तो बनता नहीं है। क्या उत्तल लेंस में बनता है, क्या अवतल दर्पण में बनता है, तो इन दोनों में ही बनता है, और ए और सी ये दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ना कि आप एक उत्तल लेंस लगा के आगे बढ़ लेंगे, है ना, पूरा चारों को ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिएंगे तो दोनों वाला हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे 42, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। अब देखेंगे ये कौन सा किरण आरेख है, ये अवतल लेंस का किरण आरेख है ना, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। आप देखेंगे आपने सभी किरण आरेख बनाए हैं, कौन कौन से सही है। हालांकि ये किरण आरेख आपके बुक में गलत दिया गया है, आंसर उसमें है ना, जो मॉडल पेपर वगैरह उसमें भी गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें दो स्थिति होती हैं। ठीक है, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं, सिंपल सिंपल चला जाए, है ना। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता है, क्या इस तरह से आपने देखा है, इस तरह से देखा है, इधर किरण जा रही है तो इधर भी जानी चाहिए थी, तब तो ठीक होता, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से किरण हमारी इधर अपवर्तित हो जाती है और पीछे मिला के देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने आपको करा दिए। यहाँ से अति संभावना वाले प्रश्न सभी हैं, जिनकी अति संभावित प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, है ना। और इसी तरह से आगे आपके और भी जो टॉपिक बचे हुए उनके वीडियो आते रहेंगे, और आप बात करते रहें। थैंक यू।